नमस्कार दोस्तों, मैं दीपेंद्र सिंह राठौड़ आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स का, वो बहुत मजेदार है और आए दिन लोगों के दिमाग में आता रहता है कि भैया खा गए ये डॉलर वाले। जब देखो डॉलर ऊपर जाता रहता है और रुपए की वैल्यू नीचे गिरती जाती है। तो टॉपिक यही है कि रुपया गिर क्यों रहा है, और हम ये इसके अंदर बहुत सारे एस्पेक्ट हम जो है ना क्लियर करने वाले हैं कि रुपये के गिरने के पीछे आखिर रीजन है क्या। जब से देश आजाद हुआ हम देख रहे हैं कि रुपये गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। क्या ये सरकारें कुछ कर नहीं रही है? तो सरकार को भी देखेंगे, और हम और आप, हमारा भी तो इसके अंदर बहुत सारा जिम्मेदारी बनती है, हमारा भी तो इन्वॉल्वमेंट है ना भाई। तो क्या हम क्या कर रहे हैं अब तक, क्या हमने कोशिश की, इसके भी बारे में बात करेंगे। और सरकार आगे चल के ऐसा क्या करना चाहिए या क्या कर रही है जिससे रुपए की वैल्यू सुधर सकती है। रुपए की वैल्यू सुधरने का मतलब है कि डॉलर के सामने रुपया मजबूत हो। ठीक है, तो टॉपिक है हमारा कि भैया क्यों रुपया गिरता जा रहा है। और रिसेंट की खबर अगर मैं आपको बताऊं, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आज है 11 जून 2022, 11 जून 2022। और अभी जो डॉलर की रेट्स चल रहे हैं वो रेट्स जो है वो है 77.93 तक पहुंच गए। एक डॉलर में आपको 77.93 रुपीज मिलेंगे। बताओ, वो एक डॉलर लाएंगे और यहां उनको लगभग 78 रुपीज मिल जाएंगे। ऐसा अन्याय तो नहीं होना चाहिए। तो हम ये देखेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का, और आपको काफी अच्छा लगेगा ये सब जान के कि स्वदेशी की वैल्यू क्या है, आत्मनिर्भर भारत क्यों जरूरी है, ये भी आगे हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखो, कारण बड़े आसान होते हैं, कोई बहुत बड़े कारण नहीं है। ठीक है, कि हमें तो समझ ही नहीं आ रहा क्या कारण है। तो अगर आप देखोगे तो भारत का जो व्यापारिक घाटा है, व्यापारिक घाटा मतलब ट्रेड में जो घाटा हो रहा है, हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, और आप सबको पता है कि भारत जो है वो एक्सपोर्ट कम करता है और इंपोर्ट बहुत ज्यादा करता है। मतलब मंगवाते ज्यादा है, बेचते कम है। इसके बीच का जो घाटा है ना, सपोज आप 10 रुपए का सामान मंगवाते हो और बेचते 2 रुपए का हो, तो ये जो बीच का घाटा दिख रहा है ना 10 और 2 रुपए के बीच का, वो भारत में बहुत ज्यादा है भैया। लगभग 23 लाख करोड़ रुपए, लगभग 23 लाख करोड़ रुपए। ये जून 2022 तक की बात कर रहा हूं मैं, इस साल की जून 2022 तक 23 लाख करोड़ रुपए का जो घाटा है वो हमारा व्यापारिक घाटा है भैया। तो एक सबसे बड़ा कारण तो यही है कि हम यहां पे एक्सपोर्ट को बहुत कम प्रायोरिटी दे रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। या इसको मैं अगर उल्टा बोलूं तो हमें बाहर की चीजों की ज्यादा ही लत पड़ी है। अभी तक दिमाग में कॉलोनियल हैंगओवर है, उस नशे से निकले नहीं है अंग्रेजों वाले से कि बाहर की चीज अच्छी होती है, आंख बंद करके खरीद लो। अभी टेस्ला आई भी नहीं है इंडिया में, लेकिन लोग सपने सजाए हुए कि टेस्ला लेंगे, जिस दिन आ जाएगी ले लेंगे। वो भले ही यहाँ के ब्रेकर पे टच होती फिरे, भिड़ती फिरे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बस ले लेंगे, शो ऑफ तो पूरा करेंगे हम लोग। ठीक है, अरे सॉरी, ये 23 लाख करोड़ नहीं है, ये 23 अरब डॉलर है भाई। 23 अरब डॉलर का व्यापारिक घाटा है, ट्रेड डेफिसिट है। ठीक है, अगला है बढ़ती क्रूड ऑयल की कीमतें। आप सबको पता है रशिया और यूक्रेन का वॉर के बारे में। हाल ही में रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा था, और अभी भी छुटपुट छुटपुट उनके बीच में जो तनाव है, टेंशन है, वो तो आज भी है। तो इस वॉर के कारण क्या हुआ कि अमेरिका जो अपनी हेगमनी को बनाए रखना चाहता है, जो अपने वर्चस्व को बनाए रखना चाहता है, उसने क्या किया, कुछ सैंक्शंस लगा दिए रशिया पे कि आप तेल नहीं बेच सकते, और बहुत सारे देशों को बोल दिया कि इससे मत खरीदो। ये सब चीजें, यही सैंक्शन होते हैं, ज्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं है। तो रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा दिए। अब रशिया तेल बेच नहीं पा रहा तो लोग जा रहे हैं खाड़ी देशों के पास, और खाड़ी देशों को दिखी इसमें अपॉर्चुनिटी। उन्होंने बोला भैया ज्यादा पैसा लगेगा, तेल चाहिए तो क्रूड ऑयल की कीमतें जो है वो वॉर्स के चक्कर में बढ़ गई है, और दूसरा अमेरिका की दादागिरी के चक्कर में बढ़ गई है। अमेरिका की जो हेगमनी है उसके कारण बढ़ गई है। ठीक है, एक और कारण कि व्यापार में भी अमेरिका का वर्चस्व आपको दिखाई देता है। आप इंटरनेशनली अगर आप देखोगे तो डॉलर जो है वो बड़ी हार्ड करेंसी है। अमेरिका बहुत बड़े बड़े देशों को, गल्फ कंट्रीज में अगर आप देखोगे तो बहुत बड़े बड़े देशों को अपने कंट्रोल में कर रखा है अमेरिका ने, और उनको कहता है कि आपसे इंटरनेशनली कोई ऑयल खरीदता है तो आप डॉलर में खरीदने को बोलो, ताकि डॉलर की वैल्यू बनी रहे।
हाल ही में आपने देखा होगा फेडरल रिजर्व में उन्होंने फेडरल रिजर्व में ब्याज दरें जो है, इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ा दी। सारे फंडे ये अपनाता रहता है कि कैसे भी करके जो डॉलर है उसको बढ़ाना है, डॉलर की वैल्यू बनी रहे, डॉलर जो है डोमिनेंट बना रहे। तो एक बड़ा कारण यह भी है कि अमेरिका जो है वो अपनी पावर के दम पे थोड़ा बहुत चीजों को, थोड़ा बहुत क्या काफी हद तक अपने हित को लेके उत्साहित रहता है और बाकी करेंसीज को दबाए रखता है डॉलर के मुकाबले, ताकि दुनिया भर में डॉलर एकदम ताकतवर रहे। वरना चाहे तो डॉलर की कीमत कम कर दो, महंगाई कम हो जाएगी, लेकिन उनको करना थोड़ी है ऐसा। आगे देखो, सरकार द्वारा अनदेखी। सरकार कैसे अनदेखी कर रही है? सरकार मतलब मैं भारत सरकार की बात कर रहा हूं। आप में से शायद कुछ लोगों को पता हो, या हो सकता है कि काफी लोगों को पता हो, भारत सरकार ने 1949 में अपनी करेंसी की वैल्यू गिराई थी। मतलब $1 के मुकाबले रुपया, अगर सपोज करो जब हम आजाद हुए थे तो ये सीन था भाई। मैं 15 अगस्त 1947 का बता रहा हूं आपको। 15 अगस्त 1947 में $1 की जो वैल्यू थी वो थी 4.16 रुपीज, 4.16 रुपए $1 की वैल्यू थी 1947 में, 15 अगस्त में। 1949 में हमने इसको बढ़ा दिया, लगभग $7 के आसपास आ जाएगा ये 1952 होते होते कि $1। फिर उसके बाद में इंदिरा गांधी जी आएंगी आगे चल के, 66 में लाल बहादुर शास्त्री रहेंगे और रहेंगे। 1966 में भी जो है हमारी जो करेंसी है उसकी वैल्यू को कम कर दिया गया, रुपया और कमजोर हुआ। सरकार ने ही बढ़ाया, हालांकि सरकार चाहती थी एक्सपोर्ट करने वालों को फायदा हो, लेकिन इस देश में इंपोर्ट ज्यादा होता है, हम बार बार भूल जाते हैं। अभी मैं बताऊंगा कि इंपोर्ट वालों को कैसे फायदा होता है अगर डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी तो। बिल्कुल होता है, लेकिन हम इंपोर्ट पे आधारित अर्थव्यवस्था नहीं है, हमारे यहां इंपोर्ट पे नहीं चलता है सब कुछ, इंपोर्ट हमारा बहुत कम है। उसके बाद में 1991, ये तो आपको याद ही होगा, जब हमारा बैंक जो है वो कंगाल होने वाला था और हमें वर्ल्ड बैंक और बहुत सारे लोगों से, IMF वगैरह से लोन लेने पड़ गए थे। मजबूरी में हमें उन्होंने कहा कि भैया आपके यहां रुपए की वैल्यू घटाओ, कमजोर करो, तो हमने अपने रुपए को फिर से डॉलर के सामने गिराया नीचे। तो इस तरीके से हमारी सरकारों ने भी कुछ दबाव में, मान सकते हो, या पॉलिसीज को उल्टा लेने के चक्कर में, या उस टाइम पे हो सकता है उन्होंने कुछ सोच के किया हो, लेकिन भारत के हित में ये सब चीजें जहां तक है वो ज्यादा दिखाई नहीं देती है। ठीक है, और लास्ट, मतलब और भी कई कारण है, मैंने इंपॉर्टेंट वाले लिए हैं। एक जो बड़ा कारण मुझे लगता है वो है विदेशी कर्ज। इसके ऊपर अलग से अभी बात करेंगे अपन, विदेशी कर्ज को अभी हम अलग से बात करेंगे कि भारत सरकार जो भर भर के बाहर से कर्जा ले रही है। 1947 में जब हम आजाद हुए तो इस देश के ऊपर कर्जा नहीं था। पहली बार 1952 में हमने लोन लिया, और फिर जो मजा आने लगा मांग मांग के खाने में हमें, फिर तो आप देखते जाओ, पहले 5-5, 10-10 साल में लोन लेते थे, अब हर साल लोन लिया जा रहा है। राज्य सरकारें अलग से लोन ले रही है, सब लोन लेने में लगे हुए हैं, चाहे चुका ही ना पाए। तो विदेशी कर्ज की हम चर्चा करेंगे, विदेशी कर्ज क्या कहता है। उससे पहले मैं आपको यह बताता हूं कि अगर डॉलर की वैल्यू बढ़ती है, डॉलर अगर ऊपर जाता है, तो हमें क्या फायदा है, हमें मतलब भारत के लोगों को क्या फायदा है। तो भारत के लोगों के अंदर जो निर्यात करने वाले हैं, जिनका काम है एक्सपोर्ट करना, उनको फायदा होगा। उनको कैसे फायदा होगा, देखो इसको थोड़ा सा आराम से समझना आप, कि सपोज करो आज, मानना है ऐसा, मैं हकीकत की बात नहीं कर रहा हूं, मान लो कि आज $1 की वैल्यू जो है वो मान लो 60 रुपए है। ठीक है, $1 की वैल्यू 60 रुपए है। अब आप जो है नीम की दातुन बेचते थे दुबई को, ऐसा मान लेते कि फॉरेन कंट्रीज को नीम की दातुन बेचते थे, और आप बोलते थे कि भाई $1 में जो है तुझे 10 दातुन दे दूंगा मैं। अब कुछ लोग हंस रहे होंगे, लेकिन मैं उनको बता दूं नीम की दातुन बिकती है। ठीक है, हमारे जैसे लोग ब्रश रगड़ते हैं और पैसे वाले लोग नीम की दातुन रगड़ते हैं आजकल। तो $1 की 10 दातुन बेच रहे थे, सपोज करो। ठीक है, तो उनके पास पेमेंट किस में आता था, डॉलर में। तो कितने रुपए आते थे, 60 रुपए। अब सपोज करो डॉलर की वैल्यू हो गई 80 रुपए, दातुन कितने की जा रही है, $1 की 10। इंटरनेशनल भाव है ना भाई, $1 की 10 जा रही है। अब आपके पास उन्हीं 10 दातुन के कितने आने वाले हैं, $1,
लेकिन जब आप अपनी करेंसी को चेंज कराओगे ना तो 60 रुपए थोड़ी मिलेंगे, 80 रुपए मिलेंगे। तो फायदा हुआ ना एक्सपोर्टर को, लेकिन आयात करने वाले को फायदा हुआ क्या? उसको तो पहले 60 रुपए देने पड़ रहे थे, अब 80 रुपए देने पड़ रहे हैं। उसके जेब से पैसा गया, उसकी पॉकेट से पैसा गया। किसके पॉकेट से पैसा गया? जो खरीद रहा है, और जो भारतीय बेच रहा है उसको हुआ फायदा। तो चाइना ऐसा करता है, चाइना अपनी रुपए की वैल्यू जो है ना जानबूझ के गिरा देता है ताकि उसके एक्सपोर्टर को फायदा हो, क्योंकि चाइना अधिकतर एक्सपोर्ट ही करता है। इंडिया के साथ ये उल्टा है, हम ज्यादा क्या करते हैं? आयात करते हैं, और इस आयात के चक्कर में अगर डॉलर ऊपर जाता है तो हमें घाटा होता है। अगर हम निर्यात ज्यादा करते, वो जो ट्रेड डेफिसिट है वो अगर प्लस में होता हमारे यहां, कहने का मतलब निर्यात ज्यादा कर रहे होते, तो हमें यहां से बहुत फायदा होता। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। और अगली बार जब रुपए की वैल्यू ऊपर नीचे होगी तो आप फट से आइडिया लगा लो कि अरे यार कुछ नहीं, ये तो बहुत छोटे आसान सा टॉपिक है। ठीक है, समझ में आ गया? तो जब भी डॉलर बढ़ेगा, रुपया कमजोर होगा, तो निर्यात करने वालों को फायदा होगा। लेकिन भारत निर्यात ज्यादा नहीं करता, आयात करता है, इसलिए भारत को घाटा है। अब बात करते हैं विदेशी कर्ज की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है। तो कर्जे का खेल, आपने एक बड़े फिलोसोफर हुए हैं चारवाक, इनका नाम सुना होगा। ठीक है, तो चारवाक कहते थे कि उधार लो और घी पियो, कि आप तो उधार लो और बढ़िया मस्त जिंदगी निकालो, बढ़िया घी पियो, क्या है एक दिन मर जाना है। शायद यही वाली लाइन को सीरियसली ले लिया है भारत सरकार ने आजादी के बाद से। तो आप देखोगे चाहे तो हमारी राज्य सरकारें हो या कोई और सरकारें, सबके सब एक अंधी दौड़ में लगे हुए हैं, चूहों की दौड़ में, कि कौन ज्यादा लोन लेके आता है विदेश से। कैसे चुकाओगे इसका कोई प्लान नहीं है, बस चुकाने के लिए एक और लोन ले लो, फिर उसको चुकाने के लिए एक और लोन ले लो। जिस डेब्ट ट्रैप में फंसा श्रीलंका, अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो श्रीलंका बनते देर नहीं लगेगी। आप खुद समझ जाओगे ये सब चीजों को। अगर मैं आज की बात करूं, ये 2022 चल रहा है, लेकिन 2021 तक की बात करूं, या आज की तक की बात आप मान सकते हो, भारत के ऊपर लगभग 130 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। 130 लाख करोड़ रुपए। कोरोना के बाद में ये बढ़ा है परसेंटेज। ठीक है, कोरोना के बाद में बढ़ा है। पहले एक बार का सरकार ने काफी हद तक जो हमारे लोन्स है उनको चुकाने की कोशिश की थी, चुकाए भी थे, लेकिन कोरोना ने कमर तोड़ के रख दी और ये लोन फिर से बढ़ गए हैं हमारे ऊपर। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ आजादी के बाद कि हमने जो लोन लेना बंद कर दिया हो और जीरो पे ले आए हो, ऐसा अभी तक तो हुआ नहीं है, सॉरी। ठीक है, तो 2022 की बात करें तो लगभग 130 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। और अगर इसको डिवाइड करें ना आप में और हम सब में, तो एक एक भारतीय को लगभग एक अप्रोक्सीमेट मैं आपको बता रहा हूं, एक भारतीय के सर के ऊपर कितना कर्जा है? लगभग 90,000 रुपए। मतलब एक एक भारतीय अगर 90,000 रुपए अपनी जेब से दे, तब जाके भारत आज के समय में क्या हो पाए, भारत कह पाए कि हमारे ऊपर 1 रुपए का भी कर्जा नहीं है। लेकिन अगले दिन सरकार फिर लोन ले लेगी, क्योंकि दिमाग में तो भरा पड़ा है कॉलोनियल हैंगओवर, उसका इलाज नहीं मिल पाया है अभी तक। बड़ी लाइलाज बीमारी है जो आज भी अंग्रेजों के गुणगान करवाती है। ठीक है जी, तो 130 करोड़ रुपए जो है, लाख करोड़ रुपए भारत पे कर्जा है। या यूं मान लो सरकार की जेब से निकला हर 1 रुपए के अंदर से 35 पैसा जो है ना वो कर्जे का है। ये हाल है देश का। तो आप बताओ खुद, देश की इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी भैया? रुपया कैसे मजबूत होगा? ये हाल चल रहा है। हम खुद डॉलर को मजबूत बना रहे हैं, डॉलर ले लेके आ रहे हैं बाहर से, तो उनका तो बढ़िया सब कुछ चल रहा है, बढ़िया ब्याज दे रहे हैं हर साल, है ना। 35 पैसा 15 पैसा ब्याज में चले जाता है हर साल। 35 पैसा कर्जे का है, 15 पैसे का ब्याज दे रहे हैं, बचा हुआ हमारे यहाँ, बाकी नेता खा जाते हैं, थोड़ा बहुत हमारे लिए बचता है, कुछ नहीं बचता इस देश में। लेकिन फाइनली हम सब कहते हैं हमें क्या, जब तक ये चलता रहेगा चलता ही रहेगा और आने वाली पीढ़ी भुगतेगी इसको एक दिन। अब चलते हैं आगे कि क्या इसके कुछ सोल्यूशन भी है या कोई उपाय किए जा सकते हैं कि रुपया मजबूत हो और भारत जो है जल्दी से फिर से विश्व गुरु बने और उस पोजीशन पे पहुंचे कि अमेरिका और चाइना जैसे देश सिर्फ देख सके, कर कुछ ना सके, है ना। तो वैसी उम्मीद करते हैं हम लोग कि ऐसा होगा। तो
इनको आप जानते होंगे, आप में से बहुत सारे लोग इनको जानते होंगे। इनका नाम है राजीव दीक्षित और मुझे पर्सनली काफी पसंद है इनकी बातें। ठीक है, 100% कोई भी सच नहीं हो बोलता, मतलब सही नहीं हो सकता, 100% तो कोई सही नहीं हो सकता, लेकिन जहां तक है आप अगर इनको सुनेंगे तो इनकी बातों से काफी हद तक आप प्रभावित होने वाले हैं। ये बात करते थे स्वदेशी की, गांव आधारित अर्थव्यवस्था की, जिसकी बात किया करते थे गांधी जी कहते थे भारत की आत्मा जो है वो गांवों में बसती है। तो गांव में बसती है तो गांव की तरफ फोकस करो ना भाई। लोग शहर से गांव की तरफ जाने चाहिए, ना कि गांव से शहर की तरफ। गांव में रोड इतनी लेट बनी है कि लोग पहले ही शहर जा चुके हैं, अब वापस आने का रास्ता नहीं बचा उनके पास। तो अगर आप गांव आधारित इकोनॉमी बनाते हो, ऐसी अर्थव्यवस्था जो गांव पे टिकी हो, कैसे होगा ये? हमें किसको बढ़ावा देना पड़ेगा? स्वदेशी को बढ़ावा देना पड़ेगा। बड़े बड़े मार्केट्स को खत्म करके हमें छोटे मार्केट्स बनाने पड़ेंगे। एक शहर को चलाने के लिए आसपास के गांव में आपको छोटे छोटे ग्रुप बनाने पड़ेंगे। वो स्वयं सहायता समूह से होगा, ग्रुप से होगा, सरकारों से होगा, बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने से होगा, और किसानों के ग्रुप बना के क्यों ना शहरों में उन्हीं के थ्रू सारा सामान भेजा जाए, सारा पैसा सीधा किसान तक आए। ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज वाला कल्चर है ना, ये बहुत गड़बड़ कर रहा है। जब तक गांव थे भारत के जिंदा, तब तक भारत जिंदा था, और जब से शहर की तरफ गए हम लोग, तो भारत की हालत खराब होनी शुरू हो गई है। तो वापस गांवों की तरफ हमें लौटना पड़ेगा। इसके लिए इनको बहुत हद तक सुना जा सकता है। आप सुनिए, क्या करना है आपको? कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है, आपको देश की बनी हुई चीजें खरीदनी है और स्वदेशी खरीदना है। स्वदेशी का मतलब जरूरी नहीं है कि आप बड़े बड़े इंडियन ब्रांड खरीदें, ना जी, अपने पास का खरीदें। मेरे पास में रिलायंस का मॉल खुल गया, मैं वहां जा रहा हूं और पड़ोस के अंकल की दुकान से कुछ खरीदता नहीं हूं, तो कैसे ग्रो होगा? ग्रो तो अंबानी हो रहे हैं, या इस देश के जो रिचेस्ट लोग हैं बस वो ग्रो हो रहे हैं। छोटा आदमी कैसे ग्रो होगा, या हम जैसा मिडिल क्लास वाला बंदा कैसे ग्रो होगा? एक दूसरे को सपोर्ट करना पड़ेगा, तब जाके ग्रो होगा। किसान से अगर आपको फ्रूट जूस पीना है तो किसान से लो ना भैया, किसान से फ्रूट्स लेके आओ फिर पी लो। डिब्बे वाले क्यों पीना? सेहत भी अच्छी रहेगी, अगर मैं डायरेक्ट लूंगा तो हेल्दी भी रहूंगा और पैसा भी मेरा बिल्कुल सही जगह जाएगा। तो आपको स्वदेशी को प्रमोट करना है, देसी को भी करना है प्रमोट। देशी का मतलब इस देश के ब्रांड, इस देश के जो ब्रांड है उनको भी आपको खरीदना है, लेकिन वो तब जब इंटरनेशनल खरीदने की बारी आए। जब बाहर का खरीदने की बारी आए तो मैं ये देखूं कि देश का है कि नहीं है। मजबूरी में आपको बाहर का लेना पड़ रहा है, समझ आता है, लेकिन आपके पास में अगर ऑप्शन है तो देश का लो। और उससे भी पहले ये देखो कि क्या ये चीजें मेरे आसपास मिल सकती है, तो वहां से लो। डिब्बे बंद चीजें लाना बंद करो, आसपास की चीजें लेना शुरू करो, ताकि इकोनॉमी बढ़े। जब आप पैसा बटेगा आम आदमी के पास, सबके पास पैसा पहुंचेगा, तो रुपए की वैल्यू फिर से अपने आप बढ़ जाने वाली है। एक बार होके तो देखें हम, लेकिन स्वदेशी की वैल्यू जो है ना वो समझ नहीं आ रही है। दूसरा है ऑर्गेनिक खेती। अब ये ऑर्गेनिक खेती का पैसे से क्या लेना देना है? आप में से बहुत लोग बोलेंगे यार खेती से क्या, कहां जोड़ रहे हो आप? लेकिन खेती ही तो अर्थव्यवस्था के जड़ में है। भारत में आज भी बहुत सारे लोग, हालांकि जीडीपी में योगदान 18% के आसपास है, लेकिन अगर आप देखोगे तो लगभग 43% लोग खेती से जुड़े हुए हैं। और हम बहुत सारा पैसा रासायनिक खाद में वेस्ट करते हैं, है ना? यूरिया, डीएपी, नीम कोटिंग वाला यूरिया लो, लिक्विफाइड यूरिया लो, पता नहीं क्या क्या हम डाल डाल के खेतों को खराब कर रहे हैं। और आपको सॉइल मूवमेंट भी याद होगा, मिट्टी बचाओ आंदोलन चल रहा है, मिट्टी बचानी पड़ेगी। अगर खेती पे ध्यान नहीं दिया तो कल को खत्म, और इंपोर्ट बढ़ेगा, बाहर से मंगवाना पड़ेगा खाने को, और पैसा जाएगा। रासायनिक खाद डालना पड़ेगा और पैसा जाएगा। और कचरा खा खा के जो आप बीमार होने वाले हो, तो बीमारियों पे जो खर्चा होगा वो अलग, बीमारियों पे पर्सनली खर्चा होता है जो अलग है ही है। उसके अलावा सरकार भी तो आपके लिए अलग अलग स्कीम्स चलाती है, जैसे राजस्थान में चिरंजीवी योजना, भारत सरकार ने आयुष्मान भारत योजना, कितना पैसा हॉस्पिटल्स में जाता है हमारी योजनाओं का, स्कीम्स का। तो हेल्दी रहेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा भैया। तो राजीव भाई को आपको बहुत फॉलो करना है। खेती में कोशिश की जाए कि ऑर्गेनिक ही बढ़े हम, ठीक है? ऐसे ही सरकार भी कुछ योजनाएं चला रही है और आगे भी लाती रहेगी, ताकि रुपए की वैल्यू जो है उसको बढ़ाया जा सके, इंपोर्ट जो है वो कम हो। कैसे? जैसे फेम योजना है, फेम में क्या कर रहे हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक
और हाइब्रिड को बढ़ावा दे रहे हैं कि भाई जो हमारे व्हीकल्स है, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो या बड़े व्हीकल्स हो, उन सब को हम इलेक्ट्रिक प्लस हाइब्रिड में चेंज करने की बात कर रहे हैं। तो ये फेम 2 योजना ही तो है, फेम 1 फेम 2 आप देखोगे, ठीक है। तो सरकार की तरफ से ये सब भी किया जा रहा है। हाइड्रोजन मिशन जो है हमारा, कि हम क्यों ना ग्रीन एनर्जी यूज लें। हाइड्रोजन मिशन आपको पता होगा, हाइड्रोजन मिशन 2021 ग्रीन एनर्जी की बात करता है, ठीक है। ऐसे ही सौर ऊर्जा को हम बढ़ावा दे सकते हैं, जैसे अक्षय ऊर्जा जिसको कहा जाता है। सौर ऊर्जा है, सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, पवन ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, ठीक है, ज्वारीय ऊर्जा है, बहुत सारी टाइप की हमारे पास में रिन्यूएबल एनर्जी है, वो एनर्जी जिन्हें बार बार यूज लिया जा सकता है। तो क्यों ना हम इनकी तरफ बढ़े, पर्यावरण भी बढ़ेगा, बचेगा, ठीक है। तो ये सारे कुछ मेन वाले लिखे हैं, और भी उपाय हैं हमारे रुपए को मजबूत करने के। लेकिन अगर आम आदमी, सरकार के लिए है कि सरकार अच्छी योजनाएं लाए, उनको अच्छे से इंप्लीमेंट करे और कम से कम कर्जा ले। आपके और हमारे लिए है ये, हमें इनको फॉलो करना है, स्वदेशी को बढ़ाना है, तो रुपया ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। बाहर की चीजें हम अपने लेवल तक जो कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि बाहर की चीजें ना खरीदें, ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दें, जहां जहां वेस्ट होता है सरकार का पैसा हम क्यों ना उसको बचाएं। तो ये सब करके आप रुपए की वैल्यू को बढ़ा सकते हो। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो हर एक आदमी के लिए काम का है, तो इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों तक, अपने फैमिली वालों तक, सब तक ही आप शेयर कीजिए और उनको बताइए कि रुपए की वैल्यू जो है ना, ये जो रुपया गिर रहा है ये सिर्फ सरकार की वजह से नहीं गिर रहा है, इसमें आप और हम बराबर दोषी हैं। तो इसको बदला जा सकता है। तो बदलेंगे कैसे? शेयर करो और अपने दोस्तों को, अपने फैमिलीज को, अपने नोन को, सबको बताओ कि भैया हमें ये करना है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना, और मेरे साथ में जुड़े रहो ऐसे ही करंट अफेयर्स के बहुत सारे मुद्दों के ऊपर, ठीक है। तो जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। धन्यवाद, जय हिंद।